अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक कर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर जो है पिछले कुछ घंटों में बनी हुई थी, हर जगह पे डिस्कस हो रही थी। वो थी वज़ीर-ए-आज़म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के हवाले से उस पे भी बात करेंगे। असल हक़ाइक़ क्या है? ज़ाहिर है जैसे ही खबर देखी वैसे वीलॉग कर देना जो है वो सम टाइम उल्टा पड़ जाता है। तो ज़रा अब तसल्ली से खबरें आई हैं, चीज़ें वाज़ह हुई हैं तो उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अमरीकी अख़बार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द के दौरे के दौरान इसराइल ईरान के आला मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इसराइल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अर्राक़ची, पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलबयाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था और अमरीकी इंतज़ामिया ने ख़दशात के पेश नज़र हमले ख़तरे के बाज़ ममालिक के ज़रिए ईरान को मुमकिना इसराइली से आगाह भी किया था। कि मतलब कुछ मुल्कों ने बताया कि भजन बंदे रोक लवो, इन्होंने कोई ना कोई पंगा पाना जी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल में दौरा इस्लामाबाद के दौरान ईरानी हकाम ने अमेरिका से पाकिस्तानी और कतरी साजिशों के जरिए ईरानी वफद को निशाना बनाए जाने की जमानत तलब की थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ों ने ईरानी वफद के जहाज़ को ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान तक अपने हिसार में लिया था। वापसी पर ईरानी हकाम ने इसराइली तैयारों को कि इराक से ईरान में दाखिल होने की इंटेलिजेंस हासिल की और इसे वापस आने वाले तैयारों तक पहुंचाया। इस जिस पर तैयारे को मशहद एयरपोर्ट उतार लिया गया था और वाक़े को बाकर कलबयाफ के सीनियर मुआविन मोहम्मद जो हैं उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। इसराइल जो है वो मुज़ाकरात है या मुज़ाकरातों के सहूलतकार है, उनको बहुत सारी जगहों पे जो है इस तरह का उसने इस हादसे किए हैं जिनसे ये बात साबित होती है। अभी आपको याद होगा कतर में हमास के रहनुमा थे, उनको जहाँ पे उनके मुज़ाकरात चल रहे थे वहाँ पर भी जो है वो उनको शहीद किया गया था। इससे पहले भी मिसालें हैं, तो इराक तो जो इसराइल है वो इस किस्म की हरकतें करता है, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान जो है वो ज़रा तगड़ा होकर जो चीज़ें हैं ना वो सँभाल लेता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ीती इज्तिमा में शिरकत के बाद तेहरान से तुर्की रवाना हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के ताज़ीती इज्तिमा में शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आला वफ़द की जो है वो उसकी क़यादत भी की। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। वज़ीर इत्तला अता तारड़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दीगर आला हकाम वफ़द में शामिल है और वज़ीर-ए-आज़म, फ़ील्ड मार्शल और वफ़द के अरकान ने फ़ातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की ग्रां कदर खिदमात को ख़राज-ए-तहसीन पेश करते हुए शहीद सुप्रीम लीडर ने कई दहाइयों बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी से ईरानी कौम की रहनुमाई की। इधर पाकिस्तान की एक बड़ी और कामयाबी हासिल कर चुका है, वो है सऊदी अरब का वफ़द ख़ामनेई के जनाज़े के लिए ईरान पहुँचना, जिसे बहुत सराहा गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है, पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत दो तरफ़ा न होती तो हम कभी भी पाकिस्तान की सालिसी कबूल न करते। ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। हम पाकिस्तान के किरदार पर हुकूमत पाकिस्तान और मिल्लत का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सऊदी अरब वाली बात है ना, वो बड़ी अहम बात है कि सऊदी अरब का यूँ ख़ामनेई के जनाज़े में शिरकत करना, जो तक़रीबात है उसमें शिरकत करना, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 100 से ज़ायद ममालिक के वफ़ूद ने इसमें शिरकत की है, जिसकी वज़ारत पाकिस्तान की जो ज़ाहिर है क़यादत है वो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद की है, साथ में फ़ील्ड मार्शल थे, 2 सूबे के वज़ीर आला थे, दूसरी बड़ी पीपल्स पार्टी जो जमात है उसके भी चेयरमैन थे। तो ये एक बड़ा वफ़द था जो गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया से जो है वो 100 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की है। भारत जो है जिसका बड़ा अच्छा दोस्त था ईरान किसी वक़्त में, वहाँ पर एक बड़े ही लो लेवल का एक वफ़द भेजा गया है। हालाँकि वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है उसको बाकायदा तौर पर दावत दी गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी का ना आना वहाँ पे सिंपल और सादा-सी बात है, वो अपने दोस्त को नाराज़ नहीं करना चाहता और वो जो आए हैं वहाँ पर उनके भी कुछ ऐसी हरकत थी, कुछ ऐसी शर्मनाक हरकत हैं भारतीय वफ़द की, तो यहाँ पर बयान भी नहीं की जा सकती। मेरे ख़्याल में उनको ना ही दावत दी जाती तो ये शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन डेफ़िनेट उनको दावत इसलिए दी गई कि एक पुराने तल्क़ात हैं, बिज़नेस रिलेशन है, तो उनको दी गई हैं। तकरीबन ये 48 साल का दौर है जी आयतुल्लाह ख़ामनेई का, कि वो 48 साल से
जो है वो ईरान पर, इसको आप हुक्मरानी भी कह सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि अ, यहाँ पर इस चीज़ को देखना देखना पड़ेगा कि ये सियासी से ज़्यादा मज़हबी रहनुमा थे। तो जो मज़हबी रहनुमा होते हैं उनसे मोहब्बत जो है वो सियासत वालों से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो एक अकीदत वाला रिश्ता होता है ना, वो अनबीटेड होता है। तो ये अकीदत वाला रिश्ता था, जनाज़ा जो है पढ़ाया जाएगा और इस जनाज़े में ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनाज़ा भी हो सकता है। क्योंकि ये बैक वक़्त एक नहीं कई शहरों में पढ़ा जाएगा और करोड़ों लोगों की इसमें शिरकत जो है वो बताई जा रही है। ये इस द करोड़ों का मतलब है कि करोड़ों लोग ही होंगे। मतलब ये 1 मिलियन या 2 मिलियन नहीं होंगे, ये 5, 7, 10, 15, 20 50 मिलियन तक भी इसकी जा सकती है तादाद, क्योंकि पूरा ईरान जो है वो रूहानी पेशवा को मानने वाला है। उसमें तकरीबन 90% से भी ज़्यादा या 95% से भी ज़्यादा, और एक ईरानी होने के नाते चाहे वो दूसरी फ़िरके से भी तल्लुक़ हो, लेकिन वो भी इज़्ज़त और निकाह की कदर से देखते हैं, जिस तरह वो बहादुरी से अपनी कौम को लीड करके गए और उन्हीं के फ़लसफ़े पे चलते हुए ईरानी कौम ने जो है वो फ़तह पाई है। महकमा जंगलात ने तारीख़ रकम कर दी, पंजाब में 1 साल के दौरान 4 करोड़ दरख़्त लगा दिए। हर शजरकारी मुकाम को जियो टैग के भी किया गया। मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी जंगलात और अमले को खराज तहसीन इसलिए पेश कर रहे हैं कि 1 साल में 4 करोड़ दरख़्त लगाना जो है, ये एक बहुत बड़ा काम है और ये अमली तौर पे मौजूद है। जब जियो टैग करते हैं तो इसको आप देख सकते हैं कि ये दरख़्त लगा है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये वाहिद एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, यानी जंगलात में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। और इसको अच्छा, मैंने ये एक चीज़ और भी देखी है, मैं इसकी छोटी-सी ये गवाही दूँगा कि मैंने जनवरी या फरवरी में जब मैं गया था तो मैंने मुख्तलिफ सड़कों, जो सड़कें नई बनी थी, उसके दरमियान में और साइडों पे लगे दरख्त देखे थे और मैंने आपको दिखाया था। वो वीडियो अब भी मेरे जो है वो ट्विटर हैंडल पे पड़ी होगी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो दरख्त साइडों पर लगे हुए थे, जो रोड बन रहे थे। पुराने रोड, वो नए रोड जो बन रहे थे, तो उन पे वो जो दरख्त पे सड़कें वो लगी हुई थी। तो ये भी एक इस बात की तस्दीक है कि ये दरख्त वाक़ई लगे हैं। इन दरख्तों के लगने से जो होगा क्या कि स्मोक के खात्मे की तरफ एक कदम है। दरख्तों की कटाई रोकने, नए दरख्तों को लगाने, ये मरियम नवाज़ शरीफ का विज़न है और मरियम औरंगज़ेब जिस तरह इसको लेके चल रही हैं, मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी ख़्वाहिश होगी कि मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि हम आपसे इस पे एक प्रोग्राम करना चाहते हैं कि हमें ज़रा बताएँ कि 2 ढाई साल के अंदर ये स्मोक के खात्मे से लेकर, और पिछले साल जो है वो बसंत पे जब हम लाहौर थे, तो बाकायदा तौर पर उस स्मोक की कमी को हमने कम महसूस किया। ये प्रैक्टिकली, क्योंकि वहाँ पे हम तकरीबन 2 महीने रहे हैं। मैं मतलब कि जनवरी में भी गया और फिर फरवरी में भी गया। तो उन 2 महीनों में मैंने देखा कि जो जो 2 सबसे सख्त महीने होते थे, वो सबसे नरम महीने थे और वो नज़र भी आ रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे जी चंद मक्खन इलामा नासिर मदनी साहब जो हैं वो जुमे की नमाज़ पढ़ा रहे थे और नमाज़ पढ़ाने के कुछ लोग उसको हार्ट अटैक कहते हैं, बट मेरा ख़्याल है वो हार्ट अटैक नहीं था। वो हार्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं था। जब अल्लाह ना करे ऐसा है, तो वो जो गर्मी है, गर्मी की वजह से उनको वो जो चक्कर-शक्कर आए हैं, वो हॉस्पिटल लेके गए और हमारे चंद, हमारे मक्खन, हमारे तमाम लोगों के हम बड़े मदनी साहब से हर हर किसी जमात के लोग हों, वो कभी-कभी मदनी साहब रगड़ा किसी को भी लगा देते हैं। ये उनकी और ये भी उनका सादापन है, ये भी उनका प्यार है, मोहब्बत है, बट उनके फॉलोवर जो हैं वो मिलियंस में हैं और उनकी दुआओं की बदौलत वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतयाब हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और मदनी साहब इसी तरह इस्लाम की भी खिदमत करते रहे। देखें, उनका एक तरीक़ाकार डिफरेंट है। आप जब नौजवानों को किसी किसी जगह पे लेके जाएँ कि वहाँ पे कोई मौलाना साहब आए हुए हैं, तो उनके लिए 2 घंटे बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मदनी साहब का माशाल्लाह एक एक आवाज़ का तरीका ऐसा है कि लोग उनको पसंद करते हैं और वो जो आपका अच्छा देखें ना, उनके जो टिकटॉक पे या रील्स पे जो टोटे आते हैं ना, वो सारे वो आते हैं जो मैं और आप सुनना चाहते हैं। लेकिन जो 2 घंटे का खिताब होता है, वाज़ होता है, उसमें वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें, नमाज़ और दीन की बातें बड़े प्यार और खूबसूरत से करते हैं। अगर आपको कभी इत्तेफ़ाक हो तो ज़रूर मदनी साहब को सुनें। मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़ुसूसी तौर पर मदनी साहब का जिसे कहते हैं कि ख़्याल रखा। अस्पताल के अमले ने उनको मरियम नवाज़ की तरफ से फूल पेश किए और जब वो अस्पताल से फ़ारिग हुए, तो वो मरियम नवाज़ को दुआएँ देते हुए मदनी साहब जो अपने घर की तरफ रवाना हुए। क्योंकि लग ये रहा था कि मदनी साहब जो हैं, अल्लाह ना करे उनको कोई ऐसी कोई सीरियस चीज़ होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदनी साहब ठीक हैं और वो अपने घर तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों के सर पर कायम रखे और उनके फॉलोवरों की दुआएँ जो उनको लगी, इसी तरह लगते रहें। पंजाब हुकूमत ने जेल इस्लाहात के तहत अहम इक़दामात का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पर सूबे की जेलों को हकीकी मानों में
اسلحہ گاہوں میں تبدیل کرنے کے لیے جامع اصلاحاتی پروگرام عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اصلاحاتی پروگرام کے تحت قیدیوں کو موبائل فون کی ریپیئرنگ سکھائی جائے گی، کمپیوٹر کورسز کرائے جائیں گے، موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ریپیئرنگ، ویلڈنگ اور کوکنگ سمیت تمام جو عملی تربیت ہے اس فراہم کی جائے گی تاکہ رہائی کے بعد وہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ جیلوں میں مقیم خواتین قیدیوں اور ان کے 6 سال تک عمر کے بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹ اور غذائیت پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے۔ قیدی مردوں کے بیرکس میں آرام دہ میٹس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ رہائشیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے قیدیوں کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والی 30 جیل وینز کو ایئر کنڈیشن بنانے اور جدید تقاضوں کے مطابق ری ماڈل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ری ماڈل جیل میں قیدیوں جو وینز ہیں وہ قیدیوں کے لیے واش روم، سی سی ٹی وی کیمروں کے سکرینز اور بیک سپورٹس والی نشستیں فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ غریب اور نادار قیدیوں کے مقدمات کی پیروی کے لیے جو ہے وہ لیگل ہیلپ جو ہے وہ جسے کہ پرووائڈ کی جائے گی تاکہ وہ ان کو قانونی معاونت فراہم کر سکیں۔ اور وہ کیونکہ بہت سارا آپ نے کبھی کبھی دیکھے ہوں گے کہ ایسے بھی قیدی ہوتے ہیں یا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ تھوڑا سا جرمانہ نہ بھرنے کی وجہ سے یا پھر ان کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ سالہ سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مریم نواز کا رانا منان صاحب ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی ہمت اور حوصلہ دے، بڑا کام کر رہے ہیں جیلوں کے حوالے سے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس دفعہ پاکستان جائیں تو ہم کسی نہ کسی جیل کا ضرور ایک پروگرام کریں، وزٹ کریں اور یہ تمام چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں اور ان کو آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ جو مریم نواز دعوے دار رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی اسحاق ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے حوالے سے جو خبر ہے۔ اچھا جی، 2 خواتین ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ یورپین کنٹری سے اور دوسرا جو لطین امریکہ کی کنٹری سے۔ وہ اب بتانے والے جو واقفان حال بتاتے ہیں وہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس میں انویسٹر ڈھونڈتی ہیں جو مختلف کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اب جو رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں ڈار فیملی کے، ان کی تو ملاقات جو ہے وہ ان کے ساتھ سنگاپور میں ہوئی اور شاید کسی یورپی ملک میں بھی دوبارہ ہوئی۔ انہوں نے ان کو پاکستان کی دعوت دی۔ اب یہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ 15 لاکھ اور کوئی بتا رہے ہیں کہ 5 لاکھ ڈالر جو ہے انہوں نے جو رضا صاحب بتایا جا رہے ہیں انہوں نے اپنے یا پھر اپنے دوستوں کے پیسے لے کر اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہے، جہاں سے ان کو ماہانہ بھی پیسے ملتے تھے جو پچھلے 2 ڈھائی مہینے سے نہیں مل رہے تھے۔ ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور وہ پاکستان تشریف لائیں کیونکہ ان کو یہاں سے مزید انویسٹر ملنے کی توقع تھی۔ لیکن اب ان کے ساتھ وہ ویزے بھی لگے، وہ نتھیا گلی سے لے کر مری سے لے کر اسلام آباد میں میرٹ ہوٹل میں بھی رہیں اور جو رضا صاحب ہیں وہ خود بھی ایئر بی این بی میں بھی رہے۔ اس قسم کی خبر ہے۔ اب یہاں پر جو چیز ایک درمیان میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ جو پیسے تھے جو انویسٹ ہوئے تھے پاکستان اس کی واپسی کا تقاضا کیا جا رہا تھا جو کہ وہ خواتین جو ہیں وہ دینے میں شاید واپس پیسے دینے میں رضامند تھی۔ یہاں سے مسائل چلتے چلتے گئے۔ اب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جن کے پیسے انویسٹ ہوئے تھے وہ اپنے پیسے لینے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جیسے ان کو مطلب کہ ایک لاہور میں آپ کو پتا لاہور میں گلبرگ میں مختلف جو ہیں کوٹھیاں وہ ایئر بی این بی پہ اویلیبل ہیں، انہوں نے وہاں پر لے کے دی، وہاں پہ وہ رہ رہے تھے اور ظاہر ہے جنہوں نے اپنے پیسے مزید انویسٹ کرنے تھے یا جن کے پہلے انویسٹ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب وہاں پہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اب ظاہر ہے وہ تو خواتین بتائیں گی تو پتہ لگے گا، لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہ ایف آئی آر ہے کہ وہ جو رضا صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ہی میں ان کو بھی مطلب کہ اغوا کر لیا گیا اور ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو خواتین کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن خواتین کہتی ہیں کہ وہ جو رضا صاحب ہے وہ کوئی مطلب ان کو اغوا نہیں کیا گیا یا وہ پھر کوئی اس قسم کا کوئی ڈرامہ کر رہے تھے اغوا ہونے کا۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ پیسے ان خواتین نے دینے تھے اور پیسے لینے والے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب اس کے درمیان میں ان پر جو دوسرے جنسی الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ تو ظاہر رپورٹ آئے گی تو پتہ لگے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی اور ان کے سب کے نمبر بند تھے تو یہ ڈار فیملی کی طرف سے لوکیٹ کرایا گیا، ان کو پتہ کروایا گیا اور خود پولیس کو لوکیشن دی گئی کہ آپ یہاں پر جائیں اور یہاں پر جا کر بازیاب کرائیں ان خواتین کو بھی اور جو رضا صاحب ہے ان کو بھی۔ اب پولیس جب وہاں پہ گئی تو اس سے پہلے وہ جو اغوا کرنے والے تھے وہ بھی وہاں پہ بھاگ چکے تھے اور جو اغوا ہوئے تھے وہ بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایئرپورٹ کی طرف وہ خواتین جا رہی تھی، خواتین کو روکا گیا، روک کر کہا گیا کہ اگر آپ ایسے چلی جائیں گی پاکستانی لاء کے مطابق اپنا بیان نہیں دیں گی تو یہاں پر انصاف نہیں ہو سکے گا، یہی لاء کہتا ہے۔ رات کو مجسٹریٹ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس کو لانے کی کوشش کی گئی، راتوں رات یہ سب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بات جو ہے وہ
मजिस्ट्रेट को पसंद भी नहीं आई, उसने सुबह उठकर उन पुलिस वालों पे मुकदमा दर्ज किया गया, तुम मेरे घर पे क्यों आए? ये सारी की सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन किसी भी जगह पे इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो नहीं भूला गया, और जो कार्रवाई है ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत के अंडर हो रही है, ये क्योंकि लाहौर में वाक़या हो रहा है, पंजाब में वाक़या हो रहा है, तो फिर इसमें ज़िम्मेदारी भी पंजाब पुलिस की है और पंजाब हुकूमत की है। अब ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत में भी एक एक जिसे कहते हैं कि डार ख़ानदान का चश्म-ओ-चराग़ जो है वो वज़ीर है, और मरकज़ में डार साहब जो है वो खुद जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉज़िटिव चीज़ है वो किसी भी जगह पे हुकूमत की तरफ से कोई भी जिसे कहते हैं ना कि रुकावट नहीं बनी गई या रुकावट बनाने की कोशिश नहीं की गई। बल्कि हेल्प आउट किया गया। जब ये मरियम नवाज़ तक इत्तला पहुँची तो उन्होंने कहा जी कि इसको 2 घंटे के अंदर-अंदर इन बच्चियों को जो है वो बाज़ियाब भी करें और इसकी रिपोर्ट भी पेश करें। तो 2 घंटे के अंदर-अंदर ना तो ये कहा गया कि जो है वो रिपोर्ट ना बनाएँ। अब देखें ना कि वो जो आप एफआईआर देखें तो जो उन खवातीन ने लिख कर दिया है, वही इबारत जो है उसमें इंग्लिश आप देख सकते हैं जिसके अंदर की वो पूरी की इबारत जो है वो पूरी की पूरी एफआईआर में दर्ज है। उस किसी में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं की गई। वो खवातीन जो हैं वो बयान देने के बाद अपने मुल्क रवाना हो चुकी हैं। दोनों रहती स्पेन में, हालाँकि दोनों स्पेन की नहीं है, एक यूरोपियन दूसरी किसी मुल्क की हैं और एक लातीन अमेरिका के मुल्क की हैं। तो वो वापस जा चुकी हुई हैं। पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पर वो नहीं किया गया। अब जो सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इमरान खान के फॉलोवर हैं, या फिर पीछे कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं, जो अकाउंट इस पे काम कर रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं, वो अकाउंट कौन चलवाते हैं या किन के कहने पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो तनकीद करने वाले ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूबर, इनसे सवाल ये करना है कि जब बुशरा बीबी की बेटियों के साथ या बुशरा बीबी के बेटों के साथ उकाड़े में कोई वादा-घाटा हुआ था, तो डीपीओ के साथ क्या किया गया था? बताइए ज़रा। डीपीओ जो है वो दर-बदर रूल नहीं किया था? क्या माँ का खातून अव्वल होने का पूरा जो मतलब रोब और दबदबा इस्तेमाल नहीं किया गया था? उड़ा के नहीं रख दिया गया था? और फिर वो वहाँ पे डीपीओ भी तब्दील हुआ, एसएचओ भी तब्दील हुआ, सब कुछ तब्दील हुआ। हुआ क्या था कि ख़ावर मानिका के जो औलाद है उनके साथ कोई वादा-घाटा हो गया था, या ख़ावर मानिका के साथ जो है वो डीपीओ ज़रा ताउन नहीं कर रहा था। लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं हुआ। मरियम नवाज़ ने 2 घंटे में बाजियाब करवाने का कहा गया, रिपोर्ट हुई, एफआईआर दर्ज हुई, बयान हुआ, और उस बयान की रोशनी में मुकदमा चलेगा, और उस मुकदमे में चलने के बाद उस एफआईआर के मुकदमा चलने के बाद अगर किसी को सज़ा होती है तो वो सज़ा भी कबूल करेगा। लेकिन अब यहाँ पे फैसल वाडा साहब जो हैं वो मुँह उठाकर आ गए हैं हमेशा की तरह, इसहाक डार साहब इस्तीफ़ा दे दें। इस मुल्क में रिवाज है इस्तीफ़ा देने का? क्या कल अगर फैसल वाडा साहब जो हैं वो अगर किसी जगह पर उनका भतीजा या भांजा किसी जगह पे इन्वॉल्व पाया जाएगा कि फैसल वाडा साहब इस्तीफ़ा दे देंगे? बिल्कुल सनाउल्लाह खान साहब उन्होंने कहा जी बिल्कुल डार साहब को कोई जवाब नहीं देना चाहिए, उनका इससे कुछ लेना-देना नहीं है। अगर उनके किसी रिश्तेदार ने कोई जुर्म किया है तो, जब वो साबित हो जाता है तो, उस वक़्त फिर वो भुगतेगा, उसमें भी डार साहब का कोई कसूर नहीं है। अगर वो जुर्म है, और जुर्म अगर खुदा ना करे वो अगर वो जुर्म साबित हो जाता है और उसको सज़ा मिलती है, तो फिर भी इसमें इसहाक डार साहब या उसकी फैमिली का लेना-देना नहीं है कि जुर्म करने वाला जो उसकी सज़ा पाएगा, पूरी फैमिली सज़ा पाने का रिवाज किसी मुआशरे में नहीं है। पॉजिटिव चीज़ फिर भी यही है कि मरियम नवाज़ ने यहाँ पर वही किया जो उनको करना चाहिए था। उनकी हुकूमत ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। जो सीसीडी को दावत दे रहे हैं, हाँ, वो अगर भाग जाते, ना पकड़े जाते, 15-20 दिन बाद पकड़े जाते और 15-20 दिन बाद नेफे में पिस्तौल ज़रूर चला होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पुलिस ने छापा मारा तो वो सारे जो, और जहाँ तक वो लड़कियाँ हैं ना, लड़कियाँ तो नहीं है, खैर वो खवातीन हैं। वो जो खवातीन है ना, उनको अगर आप देख लें, वो बड़ी प्रोफेशनल, अब उनके बारे में मुबीना तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि वो स्कैमर है। वो इस किस्म का काम करती हैं, पूरी दुनिया में घूमती-घुमाती हैं, और जहाँ से उनको कोई पारू है जी, जहाँ पे उनको इन्वेस्टर मिलता है उसको घेरती हैं, और उसके पैसे जो है वो आगे-पीछे करवा देती हैं। अब यहाँ पे भी हाफ मिलियन जो डॉलर है वो, अब वो पैसे तो गए। वो पैसे भी गए क्योंकि वो तो चली गई, उनको कौन पूछेगा अब? यूरोप में जाके, स्पेन में जाके कौन से पूछेगा कि हमारा 5 लाख डॉलर जो है उनको दें। तो इस तरह के चीज़ें करने से पहले सोच लेना चाहिए। ये वेरी ईज़ी है क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना, लेकिन इसमें आपके डूब भी सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आपने दूसरों के पकड़ के भी लगाए हों। तो इसमें एक नसीहत भी है, इस नसीहत को भी पढ़ना चाहिए कि आप जो ये दूसरों के पैसे इन्वेस्ट कराते हैं ना, अपने 2% या 1% कमीशन के लिए, उससे बचें, वरना फिर यही होगा जो इस वक़्त ये डार फैमिली के बच्चे के साथ हो रहा है। बहुत शुक्रिया, ख़्याल रखें, इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।